हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अवर न्यू चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले हिस्ट्री से। ओके, पहली बात, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? क्या है? सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि 1665 की बात है। एक रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, एक पर्सन था। तो उसने क्या किया, उसने ना एक ट्री है ना, ट्री की जो बार्क होती है, बाहर वाली जो रफ रफ सा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर वाली लेयर होती है कॉर्क। तो उसने क्या किया, उस कॉर्क की इतनी पतली पतली स्लाइसिस काटी, इतनी थिन स्लाइसिस काटी कॉर्क की कि उसने जब उसे अपने ही बनाए हुए सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने उसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख पाया। कि वो, हमें तो पता है कि वहाँ पे सेल्स ही दिखने थे, लेकिन तभी उनको पता ही नहीं था कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स होता है कुछ नहीं होता। जब उन्होंने पहली बार स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने देखा कि इट इज़ लाइक अ हनी कॉम, ये मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर है। एंड ऐसा जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो मधुमक्खी है वो हनी रखती है, वो है लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो उसने इसे कहा लिटिल कंपार्टमेंट्स, एंड द स्ट्रक्चर उसने डिफाइन किया कि वो हनी कॉम लाइक है। तो पहली बार सेल को किसने देखा? वो देखा रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी सेल वॉल ही देखी। रियली में सेल डिस्कवर तो इसी ने किया था, लेकिन इसने प्रॉपर सेल देख नहीं पाया था। उसने ये वाला जो स्ट्रक्चर देखा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सेल वॉल थी, उसके अंदर कुछ भी न्यूक्लियस वगैरह, साइटोप्लाज्म, मतलब लिविंग थिंग कुछ भी नहीं थी। राइट, सो दिस वॉज द हिस्ट्री। देखो, जब सेल के बारे में पता चला तो और लोगों ने और इसकी स्टडी करनी शुरू कर दी कि हम देखते हैं कि सेल होता क्या है। राइट, तो हमें ये पता है कि सारे, अभी तो हमें पता चल गया है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए होते हैं। नॉट इन फैक्ट, इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पूरा का एक सिंगल सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ये वो एक ही सेल है, लेकिन वो एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। लाइक हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो जो एक सेल है बैक्टीरिया, यूग्लिना एंड अमीबा में, एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए कि किसने पहले क्या देखा, क्या इन्वेंट किया। राइट, रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार सेल को डिस्कवर किया। कॉर्क का सेल था, डेड सेल था। पहली बार जब देखा उसने क्या कहा, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, हैविंग लिटिल कंपार्टमेंट्स। और किसमें देखा? अपने ही बनाए हुए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। नेक्स्ट, लीवन हुक ने 1674 में इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर फ्री लिविंग सेल देखे पॉन्ड में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा, पहली बार सेल के न्यूक्लियस को देखा। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देखा। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल की थ्योरी दी। सेल की थ्योरी दी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, LO इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, के सेल से बने हुए हैं। ये वाली थ्योरी इन दोनों साइंटिस्ट ने दी 1838 एंड 1839 में, एंड बताया कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद विरचाव ने 1855 में जो ये सेल थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया फर्दर, एंड ये बताया कि जो पहले सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग से आए हैं, मतलब पुराने से ही आए हैं। जस्ट लाइक ये एक सेल है। राइट, कहते कि ये सेल डिवाइड करके अगर दो बनाएगा, ये और ये, तो ये वाले सेल्स तो प्री एग्जिस्टिंग वन से ही आएंगे, कि बने हुए सेल से ही आगे न्यू सेल्स बनते हैं। राइट, तो इसके बाद ये बताया। अभी नेक्स्ट देखो, वट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, हमें पता है किससे बने हुए होते हैं? सेल, एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिसमें हम सेल्स रियलिटी में देखेंगे। राइट, तो इसको सपोज करना है कि ये अनियन है, नहीं लग रहा, इट्स ओके, लेकिन सपोज करना है कि ये अनियन है। ओके, तो आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, जब आप कभी भी अनियन को काटते हो, प्याज को काटते हो, तो कई बार एक पतला सा उसका छिलका निकलना शुरू हो जाता है अंदर वाली साइड से। अंदर वाली साइड से अनियन की पतला सा, थिन सा, पेपरी सा उसका जो उसकी लेयर है वो निकलनी शुरू हो जाती है। आपने वही लेयर को उतारना है, वही थिन स्लाइस कट करनी है। ठीक है, तो ये अनियन है, मैंने इसको ऐसे कट किया, एंड यहाँ से एक ऐसी मैंने थिन स्लाइस ले ली। क्या ले ली? थिन स्लाइस ले ली। ओके, ऐसी थिन स्लाइस ले ली, समझ लो। मैंने उसको लिया एंड उसको कट करके मैंने ये इसके रेक्टेंगुलर शेप में कट कर दिया। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर आपने लेनी है एक ग्लास स्लाइड, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। क्या है? ग्लास स्लाइड। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये वाला आपने कर दिया यहाँ पे प्लेस। कैसे करोगे आप?
देखो ये इतना पेपरी लाइक होता है ना, इतना पतला होता है कि आपको नीडल्स एंड फोर्सेप्स की ज़रूरत होगी, कि ब्रश की भी ज़रूरत होगी। इसको पहले पानी में डालना है, जहाँ फिर इसको स्लाइड पे रख के फिर इसके ऊपर वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स डालने हैं, फिर इसके ऊपर हमने डालनी है स्टीन, जो है सेफ्रनिन। कौन सी है? सेफ्रनिन। स्टीन एक ऐसा कलर होता है, मान लो कलर होता है, लिक्विड होता है, ये केमिकल होता है जो सेल्स को कलर देता है, सेल्स के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कलर देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अभी वो थिन स्लाइस भी रख दी, फिर वाटर ड्रॉपलेट भी डाल दिया, सेफ्रनिन भी डाल दिया, फिर इसको वॉश कर लेना है, फिर इसको ग्लास स्लाइड पे प्लेस करके इसके ऊपर लगा देनी है कवर स्लिप। क्या लगा देनी है? कवर स्लिप। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली हमने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना है। जब आप ये देखो यहाँ पे रेड वाला क्या है अंदर, ये रेड वाला क्या है, ये वो थिन स्लाइस। ब्लू वाला क्या है, उसके ऊपर कवर स्लिप, और जो ये रेड ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है इट इज़ सेफ्रनिन जो कलर देगी, राइट। तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर देखोगे, ये वाला। इसमें क्या देख रहे हो आप, इस पर आप देख रहे हो सेल्स, ऐसे इस शेप के देख रहे हो आप सेल, एंड बीच में क्या देख पा रहे हो, न्यूक्लियस देख पा रहे हो, राइट। तो ये वाला क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड बाहर क्या है, बाहर है मैम सेल वॉल। ओके, सेल वॉल है, एंड सारा का सारा जो अंदर वाला कंटेंट है, सारा का सारा अंदर कंटेंट है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। और न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को इकट्ठे को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, राइट। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सारा कंटेंट को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो उसने ऐसे सेल्स दिखेंगे, इसमें अनियन में ऐसे सेल्स दिखेंगे, तो आपको क्या क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, एंड सेल वॉल दिखेगी, राइट। अभी देखो, अगर ये हमें तो ये पता चल रहा है कि ये वाला जो एक सेल है ना, ये एक सेल ही उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, कि ये सेल्स ने पूरा का पूरा उस अनियन बल्ब को बना लेना है, राइट। तो अगर आप किसी भी शेप, साइज, स्ट्रक्चर के अनियन को लोगे और उसके साथ सेम एक्सपेरिमेंट करोगे, तो सेम तरह के सेल्स ही पाए जाएंगे, सेम ऐसे स्ट्रक्चर के ही सेल्स पाए जाएंगे, क्योंकि यही वो सेल्स हैं जो एक अनियन बल्ब को बनाता है। ठीक है, तो ये स्मॉल यूनिट को क्या कहा गया है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब। तो नेक्स्ट क्या है कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स एडवांस होते गए, जैसे जैसे न्यू माइक्रोस्कोप्स ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा क्वालिटी वाले, ज़्यादा अच्छे क्लियर इमेज देने वाले जब माइक्रोस्कोप्स आए, जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जब हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जब हुई, तो एक न्यू वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज़ किया गया, न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई। कौन सा वर्ल्ड था वो, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। वो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं, वैसे आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनके वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज़ किया गया। मतलब बहुत 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 सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता चला, फिर हमने उनकी शेप वगैरह देखी, उनके बारे में सारी की सारी स्टडी की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर सेल के अंदर वाला भी मटेरियल देख सकते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, राइट। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को भी देख पाए। अभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हुए, बट पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। सो यहाँ पे मल्टी सेलुलर वर्सेस यूनिसेलुलर। यूनी मीन्स वन, यूनी मीन्स सिंगल, एंड सेलुलर मीन्स सेल, एंड मल्टी मीन्स मैनी। जैसे यूनिसेलुलर की एग्जांपल है, वैसे मल्टी सेलुलर की क्या होगी, जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, लाइक हम हैं, लाइक प्लांट्स है, लाइक फंजाई है, plants, animals and fungi, the examples of multicellular organisms, right। तो एक बात याद रखो, जैसे every multicellular organism is made up of single cell, कि देखो हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक ही सेल से बना हुआ है, एक सेल से ही बना हुआ है, राइट, लाइक एग सेल। फिर उसमें डिवीज़न होती है, डिवाइड कर करके नेक्स्ट फिर एक पर्सन, एक बेबी बनता है, नेक्स्ट फिर बेबी मैच्योर होता है, हम बनते हैं, राइट। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक सेल से, एक सिंगल सेल से ही बना है, ठीक है, ओके। सेल क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके अपने ही जैसे और को बनाते हैं, अपने ही काइंड के और ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, एंड हमें ये पता चलता है कि जो वो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग वन से ही आया, पीछे से ही आया है। जस्ट लाइक ये सेल है, इसने दो बना दिए, तो क्या है, ये प्री एग्जिस्टिंग वन से ही आई है, राइट, ओके। देखो अभी हमें ये पता है कि जो अमीबा का सेल है वो तो डिफरेंट है, पैरामीशियम का डिफरेंट है, यूगिलीना डिफरेंट है, हमारे अंदर जो है वो डिफरेंट है।
तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने हुए हैं, उनकी शेप साइज स्ट्रक्चर सेल्स का बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। नॉट ओनली कि सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल से बने हुए हैं, बल्कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस हम हैं, वो हम भी एक ही टाइप के सेल से नहीं बने हुए। हमारे अंदर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं। मीन्स हमारे ऑर्गन्स अलग अलग सेल्स के बने हुए हैं, अलग अलग सेल की शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, राइट। ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल से बने हुए हैं, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बहुत डिफरेंट टाइप्स के शेप साइज स्ट्रक्चर के सेल्स पाए जाते हैं, राइट। ये वही बताया कि नॉट डिफरेंट बट सेम ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट शेप एंड साइज के स्ट्रक्चर के सेल्स पाए जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स कैसे, देखो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स है ना, ये वाली सारी की सारी एग्जाम्पल्स ह्यूमन की है, हमारे अंदर है, ये सारी की सारी सेल्स हैं। लाइक हमारे अंदर स्मूथ मसल सेल्स है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, स्पर्म है, ओवम है, फैट सेल है। देखो यहाँ एक जो स्पर्म है सिर्फ मेल्स में होता है एंड ओवम सिर्फ फीमेल्स में होता है, ये याद रखना। बाकी सारे के सारे सेल्स हमारे में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल सेल की शेप देख लो, साइज देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, ब्लड सेल आरबीसी का शेप साइज स्ट्रक्चर देख लो, नर्व सेल का देखो कितना इलोंगेटेड है, स्पर्म सेल देख लो, ओवम देख लो, फैट सेल देख लो। ये सारे के सारे सेल्स हैं तो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बट इनका शेप साइज स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। ओके अभी एक्टिविटी नंबर 2, ओके। अनियन की लीफ, बल्ब एंड रूट। लीफ उसके जो पत्ते होते हैं ऊपर, लाइक जैसे गार्लिक के होते हैं ना, वैसे बल्ब जो पूरा प्याज होता है, और उसकी रूट्स जो उसके ऊपर रूट्स होती हैं, राइट। इन तीनों के अगर आप सेल माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या उसका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, एक जैसे देखेंगे? कुछ डिफरेंस है? एनी सिमिलैरिटी? तो क्या है, देखो हमें जैसे पता है कि हमारे लीवर के सेल का शेप अलग है, हमारे हमारे फैट सेल अलग है, हमारा ओवम का सेल अलग है, हमारा नर्व सेल अलग है, हमारे लीवर के सेल अलग है, हमारे ब्लड सेल की शेप अलग है, स्मूथ सेल की मसल की शेप डिफरेंट है। वैसे ही अलग अलग पार्ट के प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स के सेल्स डिफरेंट शेप साइज स्ट्रक्चर के होते हैं। मीन्स लीफ, बल्ब और रूट्स के जो सेल्स हैं उनकी शेप सिमिलर नहीं होगी, साइज उनका सिमिलर नहीं होगा, लुक अलाइक नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो सेम होगा, कईयों में नहीं होगा। जस्ट लाइक जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ में होगी, राइट। बल्ब में क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा कोई, राइट। तो रूट में तो होगा ही नहीं, रूट को तो कोई कलर देते नहीं है। तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि हर एक को एक के पास सेल वॉल होगी, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा एंड न्यूक्लियस होगा। दिस इज सिमिलैरिटी, राइट। और डिफरेंस क्या होगा कि लीफ वाले में तो क्रोमोप्लास्ट होगी जो कि बल्ब एंड रूट में नहीं होगी, एंड रूट वाले में क्या, बल्ब वाले में क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा, रूट वाले में कुछ नहीं होगा, राइट। तो डिफरेंस क्यों, ओके। हमारे अंदर सारी सेल सेम क्यों नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी डिफरेंट लोकेशन पे है। लाइक लीवर के सेल लीवर में है, हार्ट के सेल्स हार्ट में है, ब्लड के सेल्स ब्लड में है, एंड ये अपना अपना डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे लाइक ब्लड के सेल कैसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं एंड डिस्क शेप्ड होते हैं, तो वो ईजिली फ्लो कर जाते हैं हमारे अंदर लाइक फ्लूइड में, राइट। तो ऐसे सेल्स डिफरेंट लोकेशन में पाए जाते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनका शेप साइज स्ट्रक्चर सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट होता है, ठीक है, ओके। एंड कुछ शेप चेंज करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो शेप चेंज करते हैं। शेप चेंज इन द सेल की आपने अमीबा देखा है, अमीबा देखा होगा। तो अमीबा कैसा होता है, मैम आप उसको बता ही नहीं सकते उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि वो चेंज करता रहता है। उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसी है कि वो चेंज होती है जब वो वॉक करता है, जब उसने बेसिकली जब अपना खाना इनगल्फ करना होता है तो वो अपने सूडोपोडिया को, जो उसके फॉल्स फीड होते हैं, उसको आगे करता है, फिर उसके अंदर जो फूड अंदर आ जाता है, फूड के ऊपर आ जाता है, ये फूड को अंदर ले लेता है, वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे जो अमीबा होता है उसकी जो शेप है बेसिकली उसकी शेप डेफिनाइट नहीं है, उसकी शेप फिक्स नहीं है, राइट, ठीक है। हमें ये पता है नेक्स्ट कि हमें ये पता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ सर्टेन बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, राइट। लंग्स क्या करती है, लंग्स के अंदर हवा आती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हर एक सेल अपना अलग अलग बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल्स की बेसिकली उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, ये वाले ग्रुप ऑफ सेल्स ये वाला काम करेंगे, ये वाले ग्रुप ऑफ सेल्स ये वाला काम करेंगे। मतलब उनमें काम बांटा गया होता है कि ये वाले सेल्स ये काम करेंगे, राइट। देखो
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर में कौन कौन क्या क्या करते हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एंड मल्टीसेलुलर में क्या है, हमारे पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यूनिसेलुलर में ऑर्गन्स होते हैं नहीं ना होते, मल्टी सेलुलर में ऑर्गन्स होते हैं तो अलग अलग ऑर्गन के सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर है वो तो एक ही सेल है, तो इसके अंदर कौन से ऑर्गन है, इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं वही उसके ऑर्गन का काम करती हैं। अलग बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनेलिज अलग अलग काम करती हैं, ये मिल के काम करती हैं, एंड फिर इसकी वजह से ही सेल सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी की प्रोडक्शन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है जो एटीपी बनाती है, राइबोसोम क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, राइट। एंड मल्टीसेलुलर में प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, प्रॉपर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो लोकेशन उनकी डिफरेंट होती है, फंक्शन उनका डिफरेंट होता है सेल्स का। लाइक मैंने जैसे पहले एग्जाम में बताई कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, एंड स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, राइट। अभी सेल 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 की बात तो आ रही है, लेकिन सेल बना किससे, सेल मेड अप ऑफ किससे बना, क्या क्या होता है उसके भी पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट्स में क्या है, देखो सेल में क्या होता था, सबसे बाहर सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनसाइड क्या होता है, न्यूक्लियस, एंड अंदर वाला ये सारा कंटेंट, ये ब्लू कलर का, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। एंड मैंने बहुत बार बताया है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इकट्ठी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो सेल किससे बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, राइट। एंड साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कुछ आ जाएगा, लाइक सेल ऑर्गेनेलिज, ये वो बहुत कुछ आ जाएंगी, ठीक है, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। जैसे लाइक सेल किससे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, साइटोप्लाज्म में पानी है, वाटर है, उसमें सेल बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज है जो हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, उसमें वेस्ट है, उनमें एंजाइम्स हैं, उनमें एसिड्स हैं, बहुत कुछ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। देखो सारा का सारा कंटेंट तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, सारा का सारा कंटेंट तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, राइट। सबसे ज़्यादा भी सेल का कंटेंट साइटोप्लाज्म ही है। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। क्या है, किससे बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। ओके, सो क्या है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है सेल की। ये देखो सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों क्या है, एक ही बात है, राइट। क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, सेल का अंदरला सारा का सारा कंटेंट बचा के रखती है। जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट अपने दिमाग में सोचो कि अगर आप एक बलून लो, तो बलून में आपने क्या करना है, आपने उसमें एक सर्कुलर मोशन, सर्कल करके ना एल्युमिनियम फॉइल डाल देना, अंदर उसकी बॉल सी बना के डाल देनी छोटी सी, एंड बाद में उसमें पानी भर लेना है, सारा का सारा पानी भर लेना है, एंड उसको जब पानी भर लिया तो उसको बंद कर देना है। जब आपने बंद कर दिया तो आप कुछ ऐसे बंद करना कि उसकी शेप थोड़ी सर्कुलर आए, स्फेरिकल शेप आए। तो आपने क्या देखा कि एक तो जो बलून है उसकी स्किन है, वो क्या है, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, उसकी सेल मेम्ब्रेन। इट्स एन एग्जाम्पल, ओके। तो वो बलून के बाहर जो बलून है वो क्या है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सारा का सारा पानी क्या है, वो है साइटोप्लाज्म, और जो आपने एल्युमिनियम फॉइल की गोली सी डाली है वो क्या है, उसका न्यूक्लियस है। तो बाहर वाले बलून ने अपने अंदर वाले उस पानी को बचा के रखे, बाहर नहीं आने देता। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अपने अंदर के साइटोप्लाज्म मतलब पानी को बचा कर रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ईजी क्या करती है, ये सेपरेट करती है इनर मटेरियल बाहरले इन्वायरमेंट से, राइट। एंड सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है कि उसका अंदर वाला कुछ भी सामान बाहर ना आ जाए, कुछ हार्मफुल अंदर ना आ जाए, राइट। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है कि किस चीज़ ने अंदर आना है एंड किस चीज़ ने अंदर नहीं आना। जस्ट लाइक हमारे घर का गेट, कि अच्छे लोग जो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, भैया है, भाभी है, मम्मी है, डैडी है, भाई है, बहन है, सारे के सारे और फैमिली मेम्बर्स हैं जो अच्छे लोग हैं, उनको हम दरवाज़ा खोलेंगे, वो एंटर करेंगे। और जो चोर चकारी हैं, जो अच्छे बंदे नहीं है, हम उनको घर थोड़ी अंदर आने देंगे, तो उनको बाहर ही रहने देंगे। मतलब कुछ सिलेक्टेड पर्सन की एंट्री इनसाइड है एंड कुछ सिलेक्टेड पर्सन की एंट्री नहीं है, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन वही सिलेक्ट करती है कि किस मटेरियल ने अंदर आना है, किस मटेरियल ने अंदर नहीं आना। मतलब यूज़फुल और जो अंदर कमी है वही मटेरियल अंदर आएगा, और जिस चीज़ की कमी नहीं है एंड हार्मफुल है उसको वो बाहर फेंक देगा। दिस इज़ व्हाट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू, राइट। तो क्या करती है, ये जो भी अंदर मटेरियल आता है सेल के अंदर, उसकी एंट्री को चेक करती है। ओके, तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर भेजती है, एंड जो ऑक्सीजन है वो अंदर भेजती है, राइट। एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर की एक्सचेंज होती है, राइट।
देखो डिफ्यूज़न का प्रोसेस क्या है कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्या कह सकते हैं, एक्सचेंज होगा। जस्ट लाइक दिस इज अ सेल एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा एंड ये बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल के बाहर वाली, हमारे बाहर भी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके कंपैरेटिवली इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत कम है। तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव किया। तो ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। जस्ट लाइक सेम, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अंदर कम है एंड ऑक्सीजन की मात्रा बाहर ज़्यादा है तो कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैसियस मॉलिक्यूल की क्या होगी, ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो क्या है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाएगी सेल में तो सेल से बाहर चली जाएगी एंड जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगी। इस प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है एक सेल में, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड अगर पानी की बात करें, वाटर की बात करें तो वाटर की मूवमेंट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पानी अंदर बाहर आ जा सकता है, राइट। तो क्या होता है ऑस्मोसिस, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टूवर्ड अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, कि जिस वाटर में पानी की सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पानी उसकी तरफ जाएगा, दैट इज़ ऑस्मोसिस। जस्ट लाइक नमक वाला पानी है, बहुत ज़्यादा आपने सल्यूट डाल दिया, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी है एंड उसके अंदर आपने अगर एक सेल डाल दिया है, मान लो आपने राजमा डाल दिया, ठीक है, राजमा मीन्स बीन, लाइक किडनी बीन, तो आपने उसमें अंदर वो डाल दिया, राजमा को डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो सेल है वो क्या कर जाएगा, पानी उसका जो अंदर वाला वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट की ज़्यादा हो गई। समझ आ रही है, देखो जहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बस एक बात समझ लो, जहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसके तरफ वाटर की एंट्री होगी, मतलब जहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पर ही पानी फ्लो करेगा, उधर ही पानी जाएगा, मतलब मूवमेंट वाटर की उसी तरफ होगी जहाँ पे सल्यूट का कंटेंट ज़्यादा होगा। जस्ट लाइक एक नॉर्मल पानी है, नमक वाला पानी है, नमक वाले पानी में क्या है, नमक क्या है, सल्यूट है। तो अगर उसके अंदर कोई सेल जाएगा तो क्या होगा, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्मल वाले में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ जिसमें नमक है तो नमक में सल्यूट ज़्यादा है तो सेल के अंदर वाला पानी भी बाहर नमक वाले पानी में चला जाएगा। मतलब कि जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पे पानी चला जाएगा, मतलब सेल के अंदर वाला पानी भी वहाँ जा रहा है जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। समझ आई, थोड़ी थोड़ी आई होगी। अभी इस एग्जांपल से समझेंगे कि ऑस्मोसिस है क्या। देखो आप मान लो, ओके, तो हमने क्या किया, एक फर्स्ट ये वाली देखो क्या है कि जो सेल है, ये जो अंदर वाला सेल है, सेल ये वाले सेल के अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो है ज़्यादा एंड पानी के अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो है कम। क्या है, कम। सेल में क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड सल्यूट में क्या है, कम है। तो क्या होगा, हायर सल्यूट कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स पानी जाएगा, सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की कम है, तो पानी किधर जाएगा, पानी सेल के अंदर जाएगा एंड जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो वो पानी जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड उसके अंदर हम अगर ज़्यादा सल्यूट कंसंट्रेशन वाला अगर हम सेल डाल देंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा एंड सेल क्या करेगा, स्वेल अप कर जाएगा। सेम लाइक अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन ले रहे हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि सेल के अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है एंड जो पानी के अंदर की सल्यूट की कंसंट्रेशन है दे आर इक्वल। जब इक्वल होगा तो क्या होगा, पानी की मूवमेंट जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आएगी, मतलब 50% 1:1 की रेशियो होगी, मतलब जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में था ये क्या है, सेल, और ये क्या है, वाटर, राइट। तो फर्स्ट वाले में क्या था, जितना पानी सेल के अंदर जा रहा था वो उतना पानी में वापस नहीं आ रहा था, राइट। जस्ट लाइक 70-30%। समझ आई, ओके। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें वाटर में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा एंड यहाँ पे सेल की कंसंट्रेशन, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम। तो कहाँ जाएगा, जहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी उधर जाएगा, मतलब सेल से बाहर आएगा पानी में,
राइट। इससे क्या होगा, जब पानी में उसका कंटेंट कम हो जाएगा तो जो सेल में पानी का कंटेंट कम हो जाएगा तो सेल तो श्रिंक कर जाएगा, राइट। लास्ट बार एक बार समझ लो, जहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा पानी उसी तरफ जाएगा, जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा पानी उसी तरफ आएगा, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे पहले वाले में सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो पानी अंदर गया, सेकंड वाले में सेल की एंड पानी की दोनों की सल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल थी तो जितना पानी अंदर गया उतना पानी ही बाहर आया। और लास्ट वाले में क्या था, सल्यूट की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा थी, पानी में ज़्यादा थी एंड सेल में कम थी, तो पानी कहाँ से कहाँ आया, सेल से पानी में आया, राइट। इससे क्या हुआ कि सेल में से पानी ज़्यादा कहाँ गया, पानी के अंदर गया, जो ये सोल्यूशन के अंदर गया, लेकिन सोल्यूशन से जो पानी सेल के अंदर गया वो बहुत कम था कि सेल श्रिंक कर गया। सो दिस इज़ व्हाट, ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन का बताया कि इसमें पानी का एक्सचेंज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मीन्स गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल एग की। अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट एग के साथ करें, क्योंकि एग भी तो एक सिंगल सेल ही है, राइट। सबसे पहले हमने क्या करना है कि HCl में उस एग को डिप करके रखना है, जिसकी वजह से जो शेल है वो उतर जाएगा, ऊपर वाला शेल उतर जाएगा तो उसकी पतली सी अंदर वाली जो लेयर होती है ना वो बच जाएगी, वो रह जाएगी। फिर आपने उसको क्या करना है, उसको पानी में डाल देना है, पानी में उसमें डालना है कि जिसमें दोनों के सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होगी, पानी की भी कंसंट्रेशन सल्यूट की एंड एग की भी कंसंट्रेशन सल्यूट की सेम होगी। तो क्या होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, मतलब सेल को कुछ नहीं होगा, एग सेल को कुछ नहीं होगा, राइट। जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अगर सेम हम वो वाले नमक वाले पानी में डाल दें, जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है, नमक वाले पानी में डाल दें तो क्या होगा, नमक की जो पानी की कंसंट्रेशन है सल्यूट की वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर ने जाना था तो वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर पानी में जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी पानी वहाँ चला जाएगा। अगर सेल में से पानी बाहर आया जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब एग सेल श्रिंक कर जाएगा। सेम अगर हम ऐसा वाटर लें जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है एंड सेल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ मूवमेंट, तो पानी सेल अपने अंदर ले लेगा एंड क्या होगा, जो एग है वो क्या कर जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा, राइट। सो ये एग्जाम्पल थी, ओके। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। क्या है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी कह लो, फ्लेक्सिबल इन द सेंस एग्जाम्पल है अमीबा, कि अमीबा की जो आउटर कवरिंग होती है वो भी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के बावजूद भी, आउटर कवरिंग होने के बाद भी ये सेल वॉल जैसी प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, मतलब उसका शेप साइज स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाती। जस्ट लाइक कि अमीबा क्या करता है, कहीं भी मूवमेंट कर लेता है, जहाँ पर खाना देखा ऐसे ऐसे अपना स्ट्रक्चर जैसे मर्जी चेंज करके वहाँ जाके वो खाना इनगल्फ कर लेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल, एग्जाम्पल है अमीबा। नेक्स्ट जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, अभी हमने क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन। मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। क्या करता है, सारी की सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे घर का मुखिया होता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस सेल का मुखिया है। सारी की सारी एक्टिविटी इसने करनी है, इसने बतानी है कि ये करो, यही बताएगा किसने क्या कब क्या करना है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ये चेक करता है। अभी न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की डबल लेयर की कवरिंग होती है, इतनी प्रोटेक्शन करके रखनी पड़ती है उसको, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसमें क्या होती है, पोर्स। देखो पोर्स क्या करेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पोर्स होते हैं एंड ये पोर्स से ही मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म को, जो कंटेंट है वो एक्सचेंज होता है, राइट। देखो न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है। क्रोमोसोम के पास डीएनए एंड प्रोटीन होती है। क्या होती है, जहाँ ये कहें कि क्रोमोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन। अभी देखो, अभी सुनी जाओ बस। न्यूक्लियस सेलुलर रिप्रोडक्शन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे पहले ये समझ लो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। देखो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यू मीन्स ट्रू, ये दोनों सेल्स ही हैं। ये वाले एडवांस सेल हैं, ये वाले थोड़े पुराने सेल्स हैं। तो पुराने में इतने फीचर्स नहीं हुआ करते थे, जैसे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियोइड है,
न्यूक्लियोइड मीन्स उसमें कोई भी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जगह पुअरली डिफाइंड है वो सेल, कौन सा, प्रोकैरियोट, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती। वहाँ यूकैरियोट में न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी होती है, एंड सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे सेल वॉल। देखो, सेल वॉल एक ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल का कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है, एंड ये साइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर वाली लेयर होती है सेल की वॉल। एक एडिशनल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, उसे कहते हैं हम सेल वॉल। ये इतनी रिजिड टर्जिड होती है, इसने इसकी शेप बनाए रखनी है, सेल की शेप बनाए रखनी है। आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, सबसे आउटर वाली कवरिंग क्या होती है, उसकी सेल वॉल होती है। किससे बनी हुई होती है, ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, एंड वो सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है, एक प्रॉपर शेप स्ट्रेंथ देती है उसको। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि सेल इनटेक वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ी। कहते हैं कि सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है कैसे। देखो, जैसे मैंने कहा कि जिस सोल्यूशन में सेल स्वेलअप कर जाता है, क्या कर जाता है, सेल स्वेलअप कर जाता है, मतलब उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सेल में, इसी वजह से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट हुई। तो जब वाटर की मूवमेंट अंदर होती है, जब पानी अंदर जाएगा तो सेल ऑब्वियसली स्वेलअप करेगा। अभी देखो, अगर सेल स्वेलअप करेगा तो साइज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या थी कि ये जस्ट लाइक ये सेल मेम्ब्रेन है, सिंपल सेल है ये, ठीक है। अगर इसने पानी एनगल्फ किया तो ये स्वेल हो जाएगा, ये देखो इतना मोटा हो गया, डबल साइज हो गया इसका। इसने क्या कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इससे ये भी पता चलता है सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है कि इसने जब पानी को गेन किया तो इसका साइज इंक्रीज कर गया, राइट, इंक्रीज कर गया। अभी ये है सेल वॉल प्लांट सेल की, और इसके अंदर है ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल का अंदर का कंटेंट। और जब ये पानी को अंदर लेगी तो क्या होगा, सेल ये भी स्वेल करेगा, लेकिन सेल यहीं तक स्वेल कर सकता है, इसके आगे स्वेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सेल वॉल है ना, जितना ये प्लाज्मा अंदर वाला सेल इसको फोर्स लगा रहा है, उतनी ही सेम फोर्स सेल वॉल उसको अंदर को लगा रही है। मतलब फोर्स सेम जितना वो पानी बाहर को पुश करे, सेल मेम्ब्रेन को बाहर को पुश कर रहा है, उतनी ही सेल वॉल उसको अंदर को पुश कर रही है, जिसकी वजह से वो सेल बर्स्ट होने से बच जाता है। मतलब पानी बढ़ी जाएगा, तो अगर सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो सारा का सारा सेल खत्म। तो सेल वॉल इसी बर्स्टिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, यहाँ पे वही सारा बताया गया है शॉर्ट में, ठीक है। अभी ये मैं जब न्यूक्लियस के बारे में बता रही थी, तो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अभी जब तो सेल ने रिप्रोडक्शन नहीं करनी, मतलब सेल ने डिवीज़न नहीं करनी, सेल ने अपने जैसे और नहीं बनाने, तो ये क्रोमेटिन ऐसे रहता है, ऐसे पड़ा हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर, नॉट सेल डिवीजन जब। लेकिन जब ये सेल ने डिवाइड होना होता है, तब ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोजोम की शेप ले लेता है। क्या लेता है, क्रोमोजोम की शेप ले लेता है, जो वन जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में ट्रैवल करती है। तो नेक्स्ट पढ़ना है हमने साइटोप्लाज्म के बारे में, राइट। तो साइटोप्लाज्म क्या था, हमने पढ़ा कि ये क्या है, पूरा का पूरा ये है सेल की मेम्ब्रेन। अभी सेल बनाना, ये क्या है, सेल की मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर ये ब्लू वाला क्या है, ये है मैम प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं इसके अंदर ऐसे बना दूँ ये वाली शेप, तो इस शेप को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियस कहेंगे। तो ब्लू वाले कंटेंट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म। अभी हमने इसी ब्लू वाले पार्ट के बारे में ही पढ़ना है कि इसमें क्या क्या होता है, ये क्या क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताई है चीक सेल की। चीक सेल एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने क्या करना था, टूथपिक से ना अपने मुंह में डाल के तो चीक में से थोड़ा सा मटेरियल लेना था, मटेरियल अच्छे से स्क्रैच करना था, तो क्या थोड़ा सा टिश्यू वगैरह उसके साथ आ जाना था। उसको फिर अपनी ग्लास लाइट पे रख के यहाँ पे उस मटेरियल को स्क्रब करके फिर वहाँ पे एक स्टेन डालनी थी मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालने के बाद आपने उसके ऊपर कवर स्लिप लगा के उसको क्या करना था, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना था। तो आपने उसके अंदर सेल्स देखने थे बेसिकली, एंड सेल में वहाँ पे बताया गया कि जो सेल्स हैं वो कैसे दिखते हैं, कौन सी शेप के दिखते हैं। कई सेल्स तो अलग अलग सेपरेट हुए होंगे, कई सेल के ऊपर सेल होंगे, ठीक है। तो उसी सेल वही बताना है कि वही मैंने डायग्राम पहले बना दी कि वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंड
अगर उसमें न्यूक्लियस ना हो तो सारे के सारे कंटेंट को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये मैंने वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म उसमें लाइटली स्टेन था, तो साइटोप्लाज्म में सारा का सारा फ्लूइडी कंटेंट होता है, ठीक है। एक सेल में अगर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो इट इज़ अ लिविंग। अगर किसी सेल में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं बनाया तो इट इज़ नॉन लिविंग, मतलब वो डेड है। ओके, साइटोप्लाज्म में सारा का सारा क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है। सारी की सारी ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं एक सेल के अंदर। जैसे हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, वैसे ही सेल्स के ऑर्गन्स ऑर्गेनेलीज हैं। तो हर एक ऑर्गेनेली अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। अभी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है पानी, एंजाइम्स, गैसेस, सेल के ऑर्गेनेलीज, वेस्ट, सॉल्ट एंड जो सेल की ऑर्गेनेलीज ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो। प्रोटोप्लाज्म मैंने बता दिया, सेल एंड न्यूक्लियस को कंबाइन को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, राइट। ओके, अभी क्या पढ़नी है हमने, सेल की ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी सेल की ऑर्गेनेलीज पढ़नी है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ओके, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को लाइव रहने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत मटेरियल की ज़रूरत होती है, जो कि उसकी सेल ऑर्गेनेलीज उसको बनाकर देती है कि उसका फंक्शन प्रॉपर्ली वो कर पाए, वो सर्वाइव कर पाए। ये सारा का सारा फंक्शन कौन करती है, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल कितना छोटा है, देखो वो खुद सेल माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे हैं, और भी उसके अंदर देखना है, उस सेल के भी अंदर देखना है तो वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा, राइट। तो सेल ऑर्गेनेलीज के कुछ नेम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन एंड वैक्यूल, और भी होती हैं राइबोसोम वगैरह। तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं सेल की जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट शेप साइज स्ट्रक्चर की होती है। तो अभी हम एक एक करके वो पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वो सेल ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क बाउंड ट्यूब्स, ट्यूब्स की तरह होती हैं, लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ओब्लोंग बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यही याद रखना। अभी ये दो टाइप की होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद भी दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ रफनेस जैसी चीज़ है या कुछ ऐसी चीज़ है जो एडिशनल है, एडिशनल नहीं कह सकते, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER स्मूथ इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसके बाहर होते हैं बहुत 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 सारे राइबोसोम्स। क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। एंड दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, एंड ये फैट मॉलिक्यूल को बनाता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड बनते हैं, एंड ये ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन फैट्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है। राइट, उसकी फील्ड से अगर कुछ ब्रेकेज हो जाए तो ये उसका प्रोडक्ट बना के देती है, राइट। तो जितना भी सामान बन गया फिर क्या होगा, सेल के अंदर बाहर चला जाएगा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर चला जाएगा एंड सेल उसको यूज़ कर पाएगा। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रांसपोर्ट, चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, क्या करती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इसके बाद जो मटेरियल इसने बनाया है ये जाना है गोल्गी बॉडीज़ को, फिर गोल्गी बॉडीज़ वो भी एक ऑर्गेनली है, उसने उसको पैक करके अच्छे से पैक करके फिर उसको उसकी साइड पे भेजना है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनली है गोल्गी अपरेटस। देखो सारा का सारा मटेरियल जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया तो वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, बहुत बहुत बड़ा होता है। तो अभी देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स तो बहुत 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 छोटे होते हैं, तो अगर सेल के बाहर किसी चीज़ को ज़रूरत है तो इतना बड़ा प्रोडक्ट बाहर तो जा नहीं सकता। तो गोल्गी अपरेटस क्या करता है कि यही सेल का जो मटेरियल है जो इतना बड़ा है उसको उसने पैक करके भेजना है, अच्छे से कंडेंस करके उसका साइज़ इतना स्मॉल कर देना है, इतना स्मॉल कर देना है कि वो ईजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। तो गोल्गी अपरेटस ऐसी ऑर्गेनली थी जिसको किसने डिस्क्राइब किया था या किसने डिस्कवर किया था, कमेलियो गोल्जी ने, जिसकी वजह से उसका नेम पड़ा, राइट। तो इट इज़ ए सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होती है, ठीक है। पैरेलल का मतलब तो यही होता है, राइट। तो ये क्या करती है, एक लाइजोसोम, लाइजोसोम क्या है, एक खुद एक ऑर्गेनली है जिसकी ये फॉर्मेशन करती है। इसके लिए आपने सिर्फ देखो इसका फंक्शन पढ़ना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो मटेरियल बनाया ये देखो कितना बड़ा है, कितना इलोंगेटेड है, एंड ये मटेरियल एज इट इज़ नहीं जा सकता। तो गोल्गी अपरेटस क्या करता है, इसकी हेल्प करता है कि आई विल हेल्प यू। इसने क्या करना है, ये वाले को इतना कंडेंस कर देना है, अच्छे से पैक करके ऐसा बना दिया
इतना छोटू सा बना दिया। तो ऐसा इतना छोटा बना दिया है कि अभी ये उसके पोर्स से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है एंड अपने टारगेट साइट पे डिस्पैच हो सकता है, मतलब वहाँ पे जा सकता है। तो गोल्गी ऑपरेटर्स का काम क्या है? पैकेजिंग। क्या करना है उसने? उसकी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग करनी। नेक्स्ट लाइजोम। लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है एक सेल को हार्मफुल चीज़ों से बचाने के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, बेसिकली एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जस्ट लाइक ये एक डस्टबिन है कि सारा कूड़ा आपने उसमें डालना है, सारा सेल का वेस्ट सारा उसमें जाएगा एंड वो सारा ख़त्म कर देगा लाइजोसोम, जस्ट लाइक अ सुपरमैन। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो उस कचरे को डाइजेस्ट कर देते हैं, खा के ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो ये किससे बना होता है? लाइसोसोम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो हर एक चीज़ को किल कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये करता क्या है? ये क्लीन करता है सेल को, वेस्ट को ख़त्म करता है। अगर सेल कोई ख़राब हो गया है इसको तोड़ेगा एंड फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया को खा जाएगा, ये हीटअप कर लेगा। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स लाइक कैसे? देखो, अगर सेल डैमेज हो जाए, अगर सेल डैमेज हो जाए, लाइसोसोम बस्ट कर जाए, फट जाए, लाइसोसोम क्या है? ऑर्गेनली फट जाए तो क्या होगा? लाइसोसोम के एंजाइम्स अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, अपने ही सेल को खा के ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। अपने आप को ख़त्म करके अपने आप को खा लेना, ऐसे नॉर्मल वे में बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली एंड मेन बात है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए। देखो, सेल के पास तो एक डीएनए है ही, ये ऐसी ऑर्गेनली है जिसके पास खुद का डीएनए भी है, खुद का ब्रेन भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसके लिए है क्योंकि ये एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी की करेंसी है। जैसे पैसे हैं, पैसे देकर काम कराते हैं ना, पैसे देकर चीज़ें लेते हैं ना, वैसे ही है ये एटीपी एनर्जी की करेंसी है कि ये एनर्जी को यूज़ करके एक सेल अपना काम करेगा, हर एक फंक्शन, हर एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है हर एक मटेरियल को, हर एक चीज़ को, कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, राइट। ये बैंक है सर। दो मेम्ब्रेन होती है इसकी, इनर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक बाहर है वो स्मूथ होती है एंड एक इनर होती है वो डीपली इनफोल्डेड होती है। जैसे लाइक ये, एक मिनट, जैसे लाइक ये है बाहर वाली आउटर और इनर वाली डीपली इनफोल्डेड, ये देखो डीपली इनफोल्डेड। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट वाली क्या होती है? पोरस। आउटर होती है पोरस, इनर होती है डीपली फोल्डेड। एंड जो ये फोल्डिंग्स है ना, ये एटीपी की सिंथेसिस को ज़्यादा बनाती है, ज़्यादा मीन्स ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती है कि एटीपी की सिंथेसिस हो पाए। ठीक है, और यहाँ पे वही लिखा है कि सारी की सारी सेल एक्टिविटीज़ यही एटीपी के मॉलिक्यूल को यूज़ करके की जा सकती हैं। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एज उसके पास अपना खुद का डीएनए है, तो ये अपनी कुछ प्रोटीन्स को खुद ही बना लेता है। सेल के न्यूक्लियस को उसकी प्रोटीन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ये प्रोटीन्स अपनी खुद ही बना लेता है अपने ही बनाए हुए डीएनए से। डन। तो नेक्स्ट रहेगी दो, प्लास्टिड रह गई है एंड रह गई है वैक्यूल्स। प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। देखो, प्लास्टिड और सेल वॉल ऐसे पार्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। ठीक है, तो दो तरह की होती है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, तो ये क्या करेगी? ये प्लास्टिड कलर प्रोवाइड करेगी फ्रूट वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को। एंड ल्यूकोप्लास्ट होती है कलरलेस, मतलब इसके पास ट्रांसपेरेंट होगी, इसके पास कोई कलर नहीं होगा। बेसिकली ये स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है? ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन, ये इन चीज़ों को स्टोर करके रखती है। एंड क्रोमोप्लास्ट, अच्छा क्रोमोप्लास्ट की एक एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है एंड ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है सेल को, राइट। क्रोमोप्लास्ट क्या करती है? फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर और लीफ को क्या देती है? कलर देती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, वैसे ही प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए एंड अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इसमें अपने क्या पढ़ना है? क्या ध्यान से सुनो, क्या क्या पढ़ना है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट।
एक कलर प्रोवाइड करता है, एक स्टोरेज करता है, स्टोर करता है, राइट। इसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। मेन यही है। लास्ट प्लास्टिड ये है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? बेसिकली दिया स्टोरेज सैक्स या स्टोरेज मटेरियल, बस ऐसा सर्कुलर शेप या ऐसा कुछ होगा जिसमें चीज़ें स्टोर की होंगी, जस्ट लाइक बैग्स में सामान भरते हैं ना, वैसे ही ये वैक्यूल्स है जिसमें सामान भरते हैं। सामान में कुछ भी हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, खाना हो सकता है, और कुछ भी गैसेस वगैरह कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या है? वे ऐसी ऑर्गेनली है जो एक स्टोरेज बैग है, उसमें लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी भरा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही देख लो विद डिफरेंस कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है बहुत लार्ज होता है, एंड एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है यहाँ तो वो बहुत स्मॉल होगा, जमा होगा ही नहीं। अभी ये वैक्यूल एक प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, एंड इसमें तो होता ही नहीं है। जब थोड़ा सा होता है तो क्या ही रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है अमीबा। अभी वैक्यूल के अंदर अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन एक्सेट्रा भी पाए जा सकते हैं, फूड। अच्छा, अमीबा की एग्जांपल यहाँ पे लिखी है क्योंकि ये अमीबा, सपोज ये है अमीबा, जिसने जब अपने अंदर खाना ले लिया, जब इसने अपने अंदर क्या लिया, खाना लिया, तो वैक्यूल की फॉर्म में लिया, फिर इसने इसी वैक्यूल में इस खाने को डाइजेस्ट करना है, एंड इसी वैक्यूल के फॉर्म में ही इस खाने को, वेस्ट को बाहर निकाल देना है। इसीलिए वैक्यूल की एग्जांपल यहाँ पे लिखी गई है अमीबा की, ठीक है। तो दिस वाज द होल चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच अगर आपको समझ लगी है तो। ये जस्ट ओवरव्यू था, इससे भी अच्छे डिटेल में मैं समझा सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी डिटेल में समझाऊँ तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।